नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उद्धव ठाकरे हुए बर्बाद, शिवसेना नाम और चुनाव चिन्ह गंवा चुके उद्धव ने बुलाई आपात बैठक में कई सांसद विधायक नदारद। बैठक के बाद शिंदे और पीएम मोदी पर उद्धव ठाकरे जमकर बरसे। विदेश मंत्री जयशंकर का जॉर्ज सोरोस को करारा जवाब। जॉर्ज सोरोस को बताया बुजुर्ग, अमीर और खतरनाक व्यक्ति। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका। सीबीआई ने एक बार फिर मनीष सिसोदिया को समन कर पूछताछ के लिए बुलाया। कल होगी सीबीआई दफ्तर में पूछताछ। नीतीश कुमार ने फिर की विपक्षी एकता की बात। नीतीश का सोनिया राहुल को संदेश, कहा विपक्ष को एकजुट करने में कांग्रेस देर न करे। पाकिस्तान ने फिर दिखाई औकात। भूकंप पीड़ितों की मदद के नाम पर तुर्की से किया धोखा। पिछले साल बाढ़ में तुर्की ने पाक को भेजी थी मदद, वही सामान पाक ने भेजा वापस। आज की सबसे पहली खबर में बात महाराष्ट्र की राजनीति की, जहां बड़ा उलटफेर हो गया है। उद्धव ठाकरे बर्बाद हो गए हैं। उद्धव ठाकरे के पास अब कुछ भी नहीं बचा। इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही फैसला सुनाया कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है, वैसे ही उद्धव ठाकरे के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके बाद आज दोपहर उद्धव ठाकरे ने विधायकों और सांसदों की आपात बैठक बुलाई, पर अफसोस बैठक से भी कई विधायक सांसद गायब नजर आए। बैठक के बाद उद्धव ठाकरे, पीएम मोदी और शिंदे पर जमकर बरसे। उद्धव ठाकरे ने अपने समर्थकों से कहा कि गली गली में जाकर लोगों को बताइए कि पार्टी का चुनाव चिन्ह तीर कमान चोरी हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। उद्धव ने कहा कि पीएम मोदी को महाराष्ट्र में आने के लिए बाला साहब ठाकरे का मुखौटा लगता है। महाराष्ट्र की जनता को पता है कि असली कौन है और नकली कौन है। क्या अब उद्धव ठाकरे का राजनीतिक करियर समाप्त हो गया? देखिए, लास्ट चांस है उनके पास अपने आप को महाराष्ट्र की राजनीति में रेलेवेंट करने के लिए, और वो है बीएमसी का चुनाव। बीएमसी के चुनाव में अगर उद्धव ठाकरे फिर से वापस सत्ता में नहीं आते हैं तो उद्धव ठाकरे की राजनीति, उसको कह सकते उसका सूर्यास्त हो जाएगा। अब दिक्कत क्या है कि आज आपने मीटिंग बुलाई, कल आपके हाथ से सारी चीजें चली गई, पार्टी का नाम भी गया और सिंबल भी गया। तमाम बड़े लोग, पार्टी तो बहुत ज्यादा सलाह लेती थी जब एमबीए में थी शरद पवार से। उन्होंने क्या कहा कि शरद पवार ने यह कहा कि उद्धव ठाकरे को इससे अब संतुष्ट हो जाना चाहिए, अब नए नाम और नए चुनाव चिन्ह से उनको जो है लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। कुछ नहीं होने वाला, वो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, जाए, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सुप्रीम कोर्ट ये तय नहीं करता, ये अधिकार चुनाव आयोग का है। नाम, सिंबल ये सब देना चुनाव आयोग का काम है। अब आपने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया? चोर पकड़े गए हैं, चोरी हो गई है। भाई, ये सारी चीजें आप कहते कहते यही दंभ, यही अहंकार, इसी तरीके की भाषा, ये तमाम चोर हो गए। जो तमाम एमपीज, तमाम एमएलएस जो शिवसेना के चुनाव चिन्ह से पिछली बार लड़े थे, वो आपके साथ नहीं तो सब चोर हो गए। यही आपका मूल्यांकन है अपने साथ काम करने वाले कार्यकर्ताओं और नेताओं की। वैसे भी जिंदगी में घमंड, अहम, दंभ, अहंकार ये ज्यादा नहीं चलता है, और राजनीति में ये कतई नहीं चलता। जितना कुछ खोया है उद्धव ठाकरे, जो बचे हुए चीज हैं उसको समेट लें तो फिर भी वो रेलेवेंट रह सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, जिस तरह का तेवर नजर आ रहा है, जो कुछ बचा खुचा है वो भी उद्धव ठाकरे
खोने की तैयारी में जुटे हुए हैं। जी, अब बात विदेश मंत्री जयशंकर की, जिन्होंने जॉर्ज सोरोस को मुंहतोड़ जवाब दिया है। पीएम मोदी पर निशाना साधने वाले अरबपति जॉर्ज सोरोस अपनी टिप्पणी को लेकर चर्चा में है। पहले बीजेपी ने उनके बयान पर पलटवार किया था और अब विदेश मंत्री जयशंकर ने भी उन पर करारा हमला बोला है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सोरोस न्यूयॉर्क में बैठे एक पुराने, अमीर और गलत विचारों वाले व्यक्ति हैं, जो अभी भी ये सोचते हैं कि पूरी दुनिया को उनके हिसाब से काम करना चाहिए। जयशंकर ने आगे कहा कि मैं सोरोस को सिर्फ बुजुर्ग, अमीर और राय रखने वाला कहकर रोक सकता हूं, लेकिन वो बुजुर्ग, अमीर और राय रखने वाले के साथ साथ खतरनाक भी है। जॉर्ज सोरोस को जयशंकर खतरनाक क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मोदी सरकार एक कैंपेन स्टार्ट कर रही है। विदेश मंत्री अगर आकर के बोल रहे हैं, ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट। अब वो आकर के कह रहे कि ये डेंजरस है। डेंजरस क्यों है? क्योंकि ये दूसरे देशों के इंटरनल इलेक्शंस में प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। ये इलीगल है अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक भी, और हर देश के लोकल जो डोमेस्टिक लॉज हैं उसके नज़र से भी। अब वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि आदमी डेंजरस है। डेंजर किस सेंस में? ही इज एन इकोनॉमिक टेररिस्ट। ये बड़े बड़े देशों को लूट के ये अमीर बना है, शॉर्ट सेलर है, और स्टॉक की हेराफेरी करके ये इतना बड़ा मिलियनेयर बना है। कोई प्रोड्यूस नहीं करता, ये इसकी कोई कंपनी नहीं है, ये कोई प्रोडक्ट बाजार में नहीं बेचता, ये सिर्फ और सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज में उठा पटक करके ये माल कमाता है। तो अभी जो जानकारी आ रही है कि इसको डेंजरस इसलिए बताया जा रहा है कि इसने बहुत सारे नियम कानून को ताक पे रखा है। दो चीज़ें होंगी, एक तो विदेश मंत्री दुनिया भर के मुल्क जहाँ जहाँ इसका इन्फ्लुएंस है उसको लामबंद करके इस तरह के लोगों को बैन लगवाएंगे, और दूसरी चीज़ हिंदुस्तान के अंदर जो वो पैसे $1 बिलियन मतलब 82 अरब रुपए वो जो खर्च कर रहा है हिंदुस्तान में, उसके बेनिफिशरीज कौन कौन हैं और किन किन चीज़ों में इसने ये पैसे लगाए हैं, कहाँ कहाँ खर्च हुआ है, ये सब जांच के दायरे में आएगा। एक सप्ताह इंतज़ार कीजिए और इस जॉर्ज सोरोस का जो पूरा हिंदुस्तान में नेटवर्क है, इसके ऊपर ईडी, सीबीआई, रॉ जैसे एजेंसियों का गिद्ध दृष्टि पड़ने वाला है। ये सब के सब पकड़े भी जाएंगे और ये सब के सब नपे भी जाएंगे। जी, अब बात करते हैं दिल्ली शराब घोटाले की, जिसमें मनीष सिसोदिया और केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने कल यानी रविवार को समन करके फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। कल मनीष सिसोदिया सीबीआई के सामने पेश होंगे। सीबीआई का समन मिलते ही सिसोदिया ने ट्वीट कर आरोपों को खारिज कर दिया। सिसोदिया ने ट्वीट कर लिखा, मेरे खिलाफ इन्होंने सीबीआई, ईडी की पूरी ताकत लगा रखी है, घर पर रेड, बैंक लॉकर तलाशी, कहीं मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला। मैंने दिल्ली के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया है, ये उसे रोकना चाहते हैं। मैंने जांच में हमेशा सहयोग किया है और करूंगा भी। कल पूछताछ होगी, क्या होगा कल? देखिए, सवाल तैयार है और हर चोर तो यही कहता है कि वो इनोसेंट है। दुनिया में किसी चोर को आपने सुना, किसी घोटालेबाज को आपने सुना वो करके कहता हो कि नहीं 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 हमने किया? तो मनीष सिसोदिया का हाल भी वही है। 75 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क हुई इस केस में। इस केस में सीबीआई के एफआईआर में आरोपी नंबर 1 है मनीष सिसोदिया। कई सारे लोग पकड़े गए हैं, जो नाम ले रहे हैं वो लोग आम आदमी पार्टी के लोग हैं। दिनेश अरोड़ा, अमित अरोड़ा क्या मनीष सिसोदिया के दोस्त यार नहीं हैं? तस्वीरें तो बता रही हैं, इनके कारनामे भी बता रहे हैं। और आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा लीडर वो विजय नायर, वो भी तो जेल के अंदर है। तो घोटाला तो हुआ है, और यह भी अब जानकारी आ गई है कि 75 लाख रुपए एक बार साउथ ग्रुप से, मतलब हैदराबाद के कार्टेल से गोवा पहुंचाया गया आम आदमी पार्टी के लीडर्स के पास। अब ये नए सवाल हैं, नया जवाब इनको ढूंढना पड़ेगा। ये कहने से ये नहीं बच सकते कि हम स्कूल बना रहे हैं इसलिए हमें रोका जा रहा। तुम्हें कोई नहीं रोक रहा। पिछली बार जब
बुलाया गया था तो ये कह रहे थे कि चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में हमें रोकने के लिए कहा जा रहा है, पार्टी तोड़ने के लिए हमें सीबीआई दफ्तर बुलाया गया है। जो जानकारी आ रही है, अगर ये जवाब या कोऑपरेट ढंग से नहीं करेंगे तो कल इनकी गिरफ्तारी भी संभव है। जी, अब बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जिन्होंने एक बार फिर से विपक्षी एकता की बात कही है। नीतीश कुमार ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस को आगे आना चाहिए और विपक्षी एकजुटता में देरी नहीं करना चाहिए। पटना में आयोजित सीपीआई एमएल के राष्ट्रीय कन्वेंशन में नीतीश कुमार ने यह बयान दिया। साथ ही कांग्रेस नेतृत्व से अपील की है कि सब एकजुट हुए तो बीजेपी 100 सीट के नीचे निपट जाएगी। नीतीश ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों से कहा कि आप लोग जल्दी से जल्दी फैसला करें, देर ना करें। जब राहुल गांधी ने विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए बुलाया था नीतीश कुमार को भारत जोड़ो आंदोलन के दौरान, तो क्यों नहीं पहुंचे नीतीश? अब क्यों बुला रहे हैं? देखिए, पहले नीतीश कुमार से तो बाद में डील करूंगा, उन्होंने क्या कहा, क्यों कहा। लेकिन आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि उसके राष्ट्रीय कन्वेंशन, पार्टी का नाम है सीपीआई एमएल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। ये पार्टी कौन है? ये नक्सलाइट पार्टी है। इनका नारा है नक्सलवाड़ी लाल सलाम। ये हिंदुस्तान के सिस्टम में बिलीव नहीं करते। ये चाइना से फंडेड पार्टी है। ये गद्दारों की टोली है, अल्ट्रा लेफ्ट है ये सब। और ये लोग जो नक्सलवाड़ी में जो हुआ, जो वहां पे जो गदर मचा, जो हिंसा, ये आतंकी घटनाएं जो नक्सली करते हैं, उसके समर्थक हैं। ये वामपंथी अलग अलग रूप में अलग अलग जगह से बैठ करके अपने सिस्टम को खराब कर रहे हैं। और वहां कौन मौजूद? तो जिसके कंधे पे नक्सलिज्म को खत्म करने की जिम्मेदारी है, वहां कौन मौजूद? तो वहां पे कांग्रेस पार्टी के सलमान खुर्शीद भी मौजूद है। और वहां पे तैयारी चल रही है मार्क्सिस्टों के साथ, एक चाइनीज पार्टी के साथ मिलके वहां पे प्रधानमंत्री कौन होगा उसकी विवेचना हो रही है। वाह, क्या कह रहे हैं नीतीश कुमार? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि वे कांग्रेस पार्टी जल्दी करे। कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि विपक्षियों को कैसे इकट्ठा करना है। जिन जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी सीधे 1-to-1 की लड़ाई में है, वहां पे सारी सीटों पे लड़े, और जहां जहां 1-to-1 नहीं है, जैसे बिहार, वहां विपक्षी पार्टियों को सारा सीट दे दे। ये इनकी थ्योरी है। और जब चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे, नीतीश बाबू को सीट आ जाएगा, कांग्रेस को छोड़ के नीतीश बाबू वो बीजेपी के साथ आ जाएंगे, तो कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? झुंझुना डुलाएगी। बकवास किस तरीके की बातें हो रही है। लेकिन ये बयान क्यों देना पड़ा? ये बयान इसलिए देना पड़ा क्योंकि उनके ऊपर दबाव है। गद्दी छोड़ो जल्दी, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है। और पिछले 1 महीने से आपने प्रधानमंत्री और लोकसभा चुनाव के बारे में आपने कुछ कहा नहीं। करार तो यही है कि तेजस्वी बनेंगे चीफ मिनिस्टर और आप प्रधानमंत्री। तो रास्ता बंद है हर तरह। उनको मालूम है वैकेंसी नहीं है दिल्ली में 2024 में, तो क्या किया जाए? तो इस तरह की बातें बोल के ही इज बाइंग टाइम। किसको इकट्ठा कर रहे हैं भाई? वहां कोई पत्रकार पूछा नहीं कि 11 तारीख को 2 घंटे तक फोन पे अमित शाह से क्या बातचीत हुई, क्या गुटरगुं चल रहा है? एक ऐसा व्यक्ति जिसकी क्रेडिबिलिटी 0 हो गई है, जिसकी बातों के ऊपर कोई भरोसा कोई नहीं कर रहा, ना पक्ष में ना विपक्ष में, वो एक चाइना समर्थित पार्टी के समारोह में देश का फैसला कर रहा है। इसलिए ये देखिए कितनी राजनीति गर्त में चली जा चुकी है। जी, आखिरी खबर में बात पाकिस्तान की घोर बेइज्जती की। दरअसल पाकिस्तान के एक पत्रकार ने दावा किया है कि इस्लामाबाद ने महाविनाशकारी भूकंप से पीड़ित तुर्की को जो सहायता भेजी थी, वो वास्तव में पिछले साल विनाशकारी बाढ़ के दौरान तुर्की से ही पाकिस्तान को भेजी गई सामग्री है। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान ने तुर्की के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री और खोज और बचाव कर्मियों के साथ C-130 विमान भेजे थे। अब पाकिस्तान स्थित पत्रकार शाहिद मसूद
ने दावा किया है कि तुर्की को पाकिस्तान से वही सहायता मिली है जो उसने बाढ़ के दौरान इस्लामाबाद को भेजी थी। मदद के नाम पे धोखा क्यों? देखिए, ये बात अब जग जाहिर हो गई कि भाई क्या हुआ था, नहीं हुआ था। एक पत्रकार ने खुलासा किया और उसकी पुष्टि भी हो गई। हुआ ये, सब कुछ हो गया तो कहते भाई दोस्त हैं, तुर्की है, इस्लामी मुस्लिम ब्रदरहुड है। तो ये जो हिंदुस्तान ने मदद की तो इन्होंने भी कहा कि हम भी करेंगे। लिए भिखमंगा क्या करेगा? भिखारी के पास तो खुद के लिए कुछ नहीं है। तो पहले ये लोग जाना चाह रहे थे प्रधानमंत्री समाज, भाई टर्की जाएंगे, फोटो ऑफ होगा कि देखिए इस्लामी मुल्क ही काम आता है। काम ढेले भर का नहीं, और फोटो खिंचवाने के लिए वो वहां जा रहे तो वहां से मना कर दिया गया। हिंदुस्तान वहां पे मदद के लिए जा रहा है, आपने एयर स्पेस अलाउ नहीं किया, तो टर्की इसलिए भी नाराज था। तो फिर इन्होंने एक और गलत काम किया कि सवा शरीफ बिना किसी को बताए हुए चले गए वहाँ, फोटो वोटो खिंचवा के चले आए। तो वही बताया होगा कि भाई हम भी कुछ मदद भेज रहे हैं, वी आर मोबिलाइजिंग आवर रिसोर्सेज। आप तो जानते ही हो हमारे घर में कोई जैसे नहीं होते, कोई शादी में आ जाते हैं मौसा जी, जिनके पॉकेट में पैसा नहीं होता है, फिर वो अपना अलग कांड करते हैं। तो वही कांड हो गया है। वापस आ गए, आर्मी वाले को बोला होगा कि भाई कुछ भेजो, कुछ तो बताओगे। रिलीफ मटेरियल पड़ा हुआ है हमारे पास। तो रिलीफ मटेरियल तो बहुत सारे जगहों से आया। जो बाढ़ पिछले साल जो पंजाब में आया, पाकिस्तान में आया, तो दुनिया भर से रिलीफ मटेरियल आए। तो उन्होंने कह दिया होगा एक जहाज जो है रिलीफ मटेरियल वही बचा हुआ। आप देखिए वहां की आर्मी को जो रिलीफ मटेरियल पाकिस्तान की जनता के लिए आया, इन्होंने बांटा नहीं, सब खा गए। और जो कुछ बचा हुआ था उसमें किसी जनरल ने कहा हुआ कि भाई जो कुछ बचा हुआ है एक हवाई जहाज में भर दो, उसको बाद चले जाओ। अब तो सारे देश से आया। अब क्या पता, ये विधि का विधान है कि इनको पूरी दुनिया भर में बेइज्जत होना जरूरी था। तो जिन लोगों को कहा गया होगा कि भाई सामान रख दो, उनको पता नहीं चला, वो टर्की से जो सामान आया था वही उन्होंने डाल दिया। कम से कम दूसरे देश का भी डाले होते तो फिर भी कुछ इज्जत बच गई होती। वो टर्की का सामान ही जो है उसमें डाल करके उन्होंने भेज दिया। जब वहाँ डब्बा खोला, वहाँ देखा कि भाई तो सब कुछ तुर्की में लिखा हुआ है, ये तो हमारा ही माल हमें ही बेच रहे हैं। तो ये तो पाकिस्तान के चरित्र को बताता है। यानी इतना घटिया मुल्क कोई हो सकता है, ये इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।